हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने द रेस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, जैसा कि हम लोग क्लास 12th की मैथ्स कंटिन्यू कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 2 बहुत पहले से ही हमने क्या कर लिया है, कवर कर लिया है, ठीक है ना। जिसमें से आप अच्छे से समझ रहे हैं कि चैप्टर नंबर 1 को हमने बिल्कुल मिसलिनियस के साथ क्या किया है, चीज़ों को कवर किया है, बहुत एक एक क्वेश्चन को डिटेलिंग के साथ पढ़ के कवर किया है, ठीक है। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 शुरू करने वाले हैं क्लास 12th की मैथ्स में, जिसका नाम है मैट्रिसेस, ठीक है ना। इसको बोलते हैं अवयव। क्या बोलते हैं बेटा? अवयव बोलते हैं, ठीक है। अब ये मैट्रिसेस होता क्या है? देखिए, मैट्रिसेस शुरू करने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि मैट्रिक्स है क्या। देखो, जो मैट्रिसेस लिखा हुआ है, ये मैट्रिक्स का क्या है, प्लरल है। अब आइए समझ लेते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होती है ना, या मैट्रिसेस जो भी बोलिए आप इसको, जो भी जिस तरीके से आप बोल सकते हैं। देखिए, समझते हैं, मैट्रिक्स कुछ नहीं होता है बेटा। मैट्रिक्स एक क्या होता है, मोड होता है। क्या होता है बेटा? मोड होता है। क्या? डेटा को रिप्रेजेंट करने का। क्या होता है बेटा? डेटा को रिप्रेजेंट करने का मोड होता है, तरीका होता है, ठीक है। अब कहोगे सर कैसे डेटा को? जैसे मान लीजिए मैं आपको बात करूं, 3 बच्चे हैं, ठीक है। 3 बच्चे हैं और उनके पास क्या है बेटा, 2 फ्रूट्स हैं। मान लिया 3 बच्चे हैं, उसके पास कितने फ्रूट्स हैं बेटा? 2 फ्रूट्स, है ना। तो मैट्रिक्स इज एन, है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं, मान लीजिए 3 बच्चे हैं, अनु, अमित और अदिति। मान लीजिए 3 बच्चे हैं, अनु है ना, अमित है और कौन है, अदिति। अब मान लो 3 बच्चे हैं, एक के पास फ्रूट ए है, एक के पास क्या बेटा, फ्रूट बी है। मान लिया कि इसके पास है ना फ्रूट ए, मान लिया इसके पास हम मान लेते हैं ऐसे ऑरेंज, मान लीजिए ऑरेंज। इसके पास आप मान लीजिए क्या, ग्रेप्स। अब इसके पास मान लीजिए ग्रेप्स मत मानिए, यहाँ पे आप कुछ और ले सकते हैं आप, है ना। आप कुछ भी ले सकते हैं फ्रूट्स में, एप्पल ले लीजिए। अब मान लीजिए अनु के पास 4 ऑरेंज और 3 एप्पल्स हैं। अमित के पास मान लीजिए 3 ऑरेंज और 2 एप्पल्स हैं। अदिति के पास मान लीजिए 5 ऑरेंज और 6 एप्पल हैं। तो आप बात समझ रहे हैं, यानी कि यहां पर क्या है, मेरे पास एक डाटा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बेटा? डाटा क्या लिखा हुआ है कि अनु के पास नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितने हैं, 4, नंबर ऑफ एप्पल कितने हैं, 3। तो इसका मतलब हम इसको अगर हम एक सिस्टमैटिक तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहें, मतलब इसको एक फॉर्म में, तो हम क्या करते हैं, एक बड़ा सा ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है ना। बड़ा वाला ब्रैकेट लगा करके और इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 4, 3, 5 और 3, 2, 6। जब हमने इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, तो इसका मतलब है कि जो आपका ये जो पहला वाला जो आप देख रहे हैं, ये है ना, जो पहली वाली आपको कॉलम दिख रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है किसको, नंबर ऑफ ऑरेंजेस को। और जो सेकंड वाली जो कॉलम आप देख रहे हैं, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, नंबर ऑफ एप्पल को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? नंबर ऑफ एप्पल को। बात समझ पा रहे हो अच्छे से? तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ, अब आप कहेंगे सर क्या जरूरी हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करें? इसको हम इस तरीके से भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्या कि इस तरीके से, भाई 4 ऑरेंजेस अमित के पास है ना, यहाँ पे 3, 5 ऐसे भी तो लिख सकते हैं, और 3, 2, 6 ये कर दिया, है ना। तो अब ये क्या हो गया बेटा, अब जो 4, 3, 5 है, ये क्या दिखा रहा है, 4, 3, 5। कहने का मतलब अब ये हमारा जो ये कॉलम है, ये दिखा रहा है क्या, नंबर ऑफ ऑरेंजेस, है ना, ये जो रो है। और जो सेकेंड रो है, नंबर ऑफ एप्पल दिखा रही है, यानी कि सेब की संख्या। तो इस तरीके से हम बिल्कुल आपको बेसिक बात बता रहे हैं कि मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है। मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, मेथड है। बात समझ पा रहे हैं आप? तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करके चलते हैं। बात समझ में आ गई? अब देखिए, हम इसके आगे की बात करने वाले हैं। अब कहोगे सर इसके आगे की बात क्या है? तो अब हम बात करेंगे जो एक्चुअल डेफिनेशन है मैट्रिक्स की, वो बात करेंगे। तो आप इसमें देख रहे हैं एक अरेंजमेंट हो रखा है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं बेटा? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। चाहे आप ऐसे देखिए, चाहे आप इस तरीके से देखिए, क्या होता है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। तो इसी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, मैट्रिक्स। क्या बोल देते हैं बेटा? मैट्रिक्स बोल देते हैं, ठीक है। तो आइए हम इसको प्रॉपर तरीके से डेफिनेशन लिख के चलते हैं। देखिए, तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिख के चलेंगे। तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या हो जाएगी बच्चा?
तो मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन हो जाएगी क्या हो जाएगी, अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड, अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड, अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरे। क्या होता है बेटा, रेक्टेंगुलर अरे, है ना, रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर और फंक्शंस, ऑफ नंबर और फंक्शंस, नंबर्स और फंक्शंस, ठीक है। नंबर्स या फंक्शन का क्या होता है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो आइए देख के समझते हैं, करते हैं इस बात को। तो आप क्या देख रहे हैं, मैंने क्या डेफिनेशन लिखी बच्चों, कि जो हमारा मैट्रिक्स होता है इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरे। अरे मीन्स होता है अरेंजमेंट, ठीक है। अरे इज मेड अप फ्रॉम द वर्ड अरेंजमेंट, ठीक है, ऑफ नंबर्स, या तो नंबर्स का अरेंजमेंट होता है रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, या किसका होता है, फंक्शंस का। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, और एक बात और ध्यान रखिएगा, जो मैट्रिक्स होती है बेटा, इसको हम लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट के A to Z किसी भी लेटर से डिनोट कर सकते हैं। बात समझ गए, तो इसको हम डिनोट करके चल रहे हैं। जैसे हमने बोल दिया A इज इक्वल्स टू कोई नंबर बोल दिया, जैसे 1 3 5 7 9 11, तो आप देख रहे हैं ये नंबर्स का क्या है, अरेंजमेंट है, ठीक है ना, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। एरे इसी को ही बोलते हैं। या आपने कोई सेट बी ले लिया, मतलब कि मैट्रिक्स बी ले लिया। अब यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख दूँ, कोई फंक्शन लिख दूँ, है ना, मैं कोई क्या कर दूँ बेटा, फंक्शन लिख दूँ, तो इसको आप कैसे समझेंगे। जैसे मैं लिख दूँ यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे लिखता हूँ कॉस थीटा, यहाँ पे लिखता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ क्या, माइनस कॉस थीटा, यहाँ लिखता हूँ क्या, माइनस साइन थीटा। तो आप इस बात को देख के क्या समझ रहे हैं, इट इज़ अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। ये नंबर्स का अरेंजमेंट है बच्चों, ये किसका अरेंजमेंट है, फंक्शन का अरेंजमेंट है। तो इसमें नंबर्स भी हो सकते हैं और फंक्शन भी हो सकते हैं। बात समझ पा रहे हो आप। तो यही होता है क्या, आपका मैट्रिक्स, ठीक। आइए अब हम आगे बातचीत करते हैं, है ना। देखो अब मैट्रिक्स में क्या होता है बेटा, आपसे पूछता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या पूछता है, ऑर्डर। अच्छा, ऑर्डर का मतलब क्या होता है, तो ऑर्डर से पहले हम लोग बातचीत करते हैं रोज और कॉलम के बारे में। तो समझिए मैट्रिक्स में क्या होता है बच्चा, इसमें ये जो आप देख रहे हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन आप देख रहे हैं, है ना, बिल्कुल ये लेटी हुई लाइन, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रो। क्या बोलते हैं बेटा, रो। तो आपकी कौन सी बेटा, ये पहली रो है, और ये कौन सी रो है बेटा, सेकेंड रो है। इसको क्या बोलेंगे, R2, है ना। तो रो किसको बोलते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, रो बोलते हैं। और जो वर्टिकल लाइन होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कॉलम। यानी अब आपका ये क्या चीज़ है बेटा, ये आपका कॉलम है, ये कॉलम C1, ये कौन सा कॉलम है बेटा, C2, ये कौन सा कॉलम है, C3। तो आप बात समझ रहे हैं कि जो वर्टिकल लाइंस लिखी गई हैं उसे हम लोग बोलते हैं क्या, कॉलम, और जो हॉरिजॉन्टल है, लेटी हुई लाइन है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रोज बोलते हैं, ठीक। तो आई होप आप समझ गए होंगे रोज क्या होती है और कॉलम क्या होती है, ठीक। अब समझिए होता क्या है कि अब आपसे पूछ लेगा, जब आपने ये बात समझ ली तो आपसे ऑर्डर पूछता है। लेकिन ऑर्डर समझने से पहले आप एक बात और समझ के चलिए, जो इसके अंदर ये जो नंबर्स लिखे गए हैं ना, 1 3 5 7 9 11, ये सब क्या है बेटा, एलिमेंट्स हैं। क्या है बेटा, ये सब एलिमेंट्स हैं। क्या है बेटा, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, ऑफ मैट्रिक्स ए। क्या बोलते हैं बेटा इसको, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए, यानी अवयव है ये सब। क्या है बेटा, एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो एलिमेंट्स हो गए। अब आपसे क्या पूछेगा बेटा, समझ के चलिए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पूछ लेगा। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, समझ के चलिए। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है इसका क्या कोटि है ना। तो आइए हम इसके बारे में समझते हैं, ऑर्डर के बारे में। देखो बेटा, ऑर्डर की अगर मैं बातचीत करूं तो ऑर्डर का मीनिंग बस इतना सा होता है, जैसे मान लीजिए आप इसमें देख रहे हैं, हमने एक ऊपर वाला एग्जाम्पल फिर से ले लिया, 1 3 5 9 7 11 ऐसे लिख दिया। अब आप इसमें देखिए, यहाँ नीचे इसको हम ऑर्डर लिखते हैं m क्रॉस n के फॉर्मेट में। किस फॉर्मेट में लिखते हैं बेटा, m क्रॉस n के फॉर्मेट में हम ऑर्डर लिखते हैं। आपको सर ऑर्डर क्या चीज़ होती है, तो समझिए जो आपका m है, इट रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ रोज।
किसको दिखाता है बेटा, नंबर ऑफ रोज को। और जो आपका n है ये किसको दिखाता है, नंबर ऑफ कॉलम्स को। किसको दिखाता है बेटा, नंबर ऑफ कॉलम्स को। तो जो पहला वाला नंबर है वो रो को दिखाता है, जो दूसरा वाला होता है किसको दिखाता है, कॉलम को। यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज कंप्राइजेज ऑफ रोज एंड कॉलम, यानी किससे मिलकर बना होता है, रो और कॉलम से। तो इसमें बताइए कितने रो हैं, तो अभी आपने ऊपर देखा या यहीं पे देख लीजिए 1 2, यानी यहाँ पे रो कितनी बेटा, 2। तो यानी कि जो इसका ऑर्डर है वो कितना हो गया बेटा, रो कितनी यहाँ पे 2, क्रॉस कॉलम कितनी है 1 2 3, है ना। ये देखिए R1 और R2 दो ही रो हैं आपके पास, कॉलम कितने हैं, ये C1 हो गया, ये C2, ये क्या हो गया बेटा C3, 3 कॉलम्स हैं। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 3, यानी कि ऑर्डर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स विल बी 2 क्रॉस 3। यानी जो दिए गए मैट्रिक्स हैं, जो आव्यूह है, इसका कोटि क्या होगी बेटा, इसकी कोटि यानी ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 3 का। ठीक, इस तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स का क्या निकाल सकते हैं, ऑर्डर निकाल सकते हैं। ठीक, अब समझिए हमारी बात बहुत अच्छे से। जैसे ही हमने ये काम कर लिया उसके बाद ये तो हम पर्टिकुलर मैट्रिक्स लेके समझा रहे थे, ठीक है ना। जैसे मैं एक एग्जांपल छोटा सा और ले लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं जनरल मैट्रिक्स की बात करूँगा, ठीक है ना। तो समझ के चलिए क्या है कहानी यहाँ पे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जो सिस्टम है वो देखेंगे आप, क्लियर है। तो आप क्या देखने वाले हैं, देखिए यहाँ पर एक मैं छोटा सा एग्जांपल और लेके आपसे पूछना चाहता हूँ। बताइए, मुझे बताइए मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू कितने रो कॉलम है, 3 2 5 6 9 1, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए इसमें इसका ऑर्डर कितना है इस मैट्रिक्स का। तो आप कहेंगे सर रो और कॉलम m इंटू n के फॉर्मेट में लिखते हैं, तो रो इंटू कॉलम की बात करेंगे तो कितने रो हैं, कहेंगे सर पहली रो, दूसरी रो और कौन सी रो बेटा, तीसरी रो, 3 रोज हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग, 3 रोज हो गए। अब पहला कॉलम 1 2 2 कॉलम है, यानी इसका ऑर्डर कितना हो गया बेटा, 3 क्रॉस 2 का ऑर्डर हो गया। कितना ऑर्डर हो गया बेटा, इसका जो ऑर्डर है वो 3 क्रॉस 2 का ऑर्डर है। बात समझ पा रहे हैं, 3 रोज हैं और 2 कितने हैं, कॉलम हैं। ठीक, समझ के चलिए इन सब बातों को। तो बच्चा पार्टी इस तरीके से आप ऑर्डर निकाल सकते हैं। ठीक, तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। मतलब तीनों बुक्स लेना सब का, इसके बाद फिर आएगा वो इसको सब नवीन का नाम है वो लेना है, इसमें बस कुछ नहीं करना है, बोल देना है मुझसे। अच्छा, मतलब हमको आना है तो क्वेश्चन लिखवा देना है बस। चलिए बच्चों चलते हैं अब हम लोग। ये तो हमने पर्टिकुलर मैट्रिक्स लेके समझाया। अब हम जो समझने वाले हैं एक जनरल फॉर्मेट कि मैट्रिक्स का जनरल फॉर्मेट क्या होता है उसको समझ के चलते हैं, ठीक है। तो आइए जनरल फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स समझ लेते हैं क्या होता है। देखिए जनरल फॉर्मेशन क्या होता है समझ के चलिए। जैसे मैट्रिक्स का जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, A11 है ना, A12 ऐसे चला गया, ठीक है, A13 फिर ऐसे चलता चला जाएगा बच्चों, ठीक है ना, A13 डैश A1J चलता हुआ चला जाएगा, ठीक है, A1J। अब इसके बाद क्या होगा आप समझ रहे हैं, ऐसे चलता हुआ चला जाएगा, कहाँ तक जाएगा, N तक जाएगा। तो कहाँ तक जाएगा बच्चों, ऐसे चलता हुआ चला गया A1N तक, ठीक है, कहाँ तक चला गया 1N तक। फिर यहाँ पे A21 A22 A23 डैश कहाँ तक जाओगे, A2J कहाँ तक जाएगा बेटा, A2J तक जाएगा, ठीक है। और चलता हुआ कहाँ तक चला गया, A2N तक। इसी तरीके से बेटा ये चलता चला जाएगा, है ना, A31 A32 A33 डैश A3J A3N। ये हो गया बच्चा ये सब कहानी। और ऐसे चलता हुआ चला जाएगा ये, है ना। और कहाँ तक जाएगा बच्चों, कहाँ तक चलता चला जाएगा ये, तो इसको हम लोग बोल देंगे क्या, AI1। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा AI1, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, ऐसे चलता जाएगा AI2 और ऐसे चलता चला जाएगा क्या AI3 और ऐसे चलता हुआ चला गया बेटा तो AIJ चलता चला गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, है ना, AIJ। अब यहाँ पे चलता हुआ चला जाएगा क्या हो जाएगा AIN, क्या हो जाएगा बेटा AIN तक,
ठीक, तो इसी तरीके से आप देख रहे हैं और हम इसको बढ़ाते चले जाएं, इसको हम ऐसे बढ़ाते चले जाएं तो ये क्या हो जाएगा बेटा, m तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, m तक। तो आप चलते चले गए तो am1 है ना, चलते चले गए तो am2, चलते हुए चले गए तो क्या हो जाएगा am3 डैश 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 डैश, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा amn, चलता हुआ चला जाएगा तो यहाँ पे हम क्या बोल देंगे इसको amn, यानी कहाँ तक चला जाएगा बच्चों, amn तक चला जाएगा। तो आप जो देख पा रहे हैं जो जनरल फॉर्म है amn तक, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसका जो ऑर्डर बन के आता है बेटा क्या होता है m क्रॉस n, m रोज और n कॉलम्स हैं। तो आप यहाँ पर इन सब बातों को क्या करेंगे बच्चों, समझ के अच्छे से चलेंगे। तो ये होता है जनरल फॉर्म ऑफ एन मैट्रिक्स, क्लियर है। तो अब आप देखो इसी को अगर मैं छोटे फॉर्मेट में लिखना चाहूँ तो आप जो समझ के चल सकते हैं। अब कहोगे सर छोटे फॉर्मेट से पहले एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान से देखिए। कहेंगे सर आपने सारी बातें लिखी, मुझे समझ तो आई, लेकिन एक बात नहीं समझ में आई कि बताइए आपने A11 ही क्यों लिखा। यहाँ पे आप A50 लिख सकते थे, A100 लिख सकते थे, है ना, कुछ भी लिख सकते थे, आपने यहाँ पे A11 ही क्यों लिखा। ठीक है, बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है आपका। देखिए मैं आपको इसका आंसर देता हूँ, सिंपल सी बात है। यहाँ पर देखिए A11 का मतलब ये है, इसको हम समझ के चल सकते हैं बेटा कि बताइए जो एलिमेंट है इसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स B। अब ये जो एलिमेंट है ये किस बताइए किस रो में है, जो एलिमेंट है किस रो में है बताइए। तो आपका कहेंगे सर इसका जो रो है ये पहली रो है। क्या है बेटा, ये जो है पहली रो है। तो पहली रो को हमने क्या दिखा दिया, I से लिख दिया। किससे लिख दिया बेटा, I से। तो पहली रो में इसलिए यहाँ पे मैंने पहला लिख दिया, ठीक। और बोलेंगे कि सर किस कॉलम में, पूछो आपसे किस कॉलम में, तो आप कहेंगे सर ये कॉलम तो भी पहला ही कॉलम है, इसलिए कॉलम यहाँ क्या लिख दिया मैंने, पहला है। तो AIJ मैंने क्या लिख दिया बेटा, AIJ। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं जो ऑर्डर बन गया, I जो होता है ये दिखाता है रो को और जो J होता है दिखाता है किसको, कॉलम को। तो आपको बात समझ में आई कि मैंने A11 क्यों लिखा है। फिर से सुनो, जो हमारा A है, मैं आपसे पूछूं कि किस रो में है, तो आप कहेंगे सर ये जो देख रहे हैं आप ये रो R1 है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, 1 लिखा। और आप देख रहे हैं ये जो A11 एलिमेंट है किस कॉलम में है, तो आप कहेंगे सर ये तो पहले ही कॉलम में है, तो यहाँ पे कॉलम की जगह हमने क्या लिख दिया बेटा, 1 लिख दिया, इसीलिए यहाँ पर A11 है। कहेंगे सर ये बात बिल्कुल समझ में आ गई। अब जरा इसको समझाइए कि ये A12 क्यों लिख दिया, या आप रैंडमली पूछ ले कि सर आपने A22 क्यों लिखा है यहाँ पे, ये बताइए। तो आप गौर फरमाइए फिर से। मैंने देखिए यहाँ पे इस जो पूरी बड़ी मैट्रिक्स है इसको छोटे फॉर्मेट में देखिए ये लिख दिया है। I किसको दिखाता है, रो को, J किसको दिखाता है, कॉलम को। अब आप समझिए A22 का मतलब पहले किसको दिखाएगा, रो को। तो बताइए ये वाला जो एलिमेंट है किस रो में है, तो आप कहेंगे सर ये तो रो कौन सा है, सेकेंड रो है। कौन सी रो है, सेकेंड रो है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 2 लिख दिया है, ठीक। लेकिन कॉलम देखिए, तो कॉलम का ये तो पहली कॉलम है, ये कौन सी कॉलम है, दूसरी। तो कॉलम दूसरी, इसलिए मैंने इसकी वैल्यू क्या लिख दी बेटा, दूसरी कॉलम लिख दी है। क्या लिख दिया मैंने, दूसरी कॉलम लिख दी है। बात समझ पा रहे हो। तो A22 इसलिए वजह से हो पाया। आप कहेंगे सर आपने A32 क्यों लिखा, तो वही फिर से बात अच्छे समझ लीजिए। ये आपसे मैं आपको इस पे जोर देके क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि ये आपके बुक में पूछा गया क्वेश्चन है और एग्जाम में भी पूछ लेता है। तो क्यों फ्री फंड का नंबर आपको गंवाना, क्योंकि ये बहुत आसान है। तो देखिए तो करते क्या है, समझ के चलिए आप ध्यान से। यहाँ पर क्या है बेटा, कौन सी रो, पहले क्या बताता है, रो। तो कौन सी रो है, आप कहेंगे सर पहली रो हो गई, दूसरी, ये तो तीसरी रो है, तो इसलिए यहाँ पे R की वैल्यू क्या लिखी है, 3। कॉलम कौन सा है, दूसरा है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, 2। तो इसलिए A32 एलिमेंट है। बात समझ पाए अच्छे से। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं और इसका छोटा सा फॉर्मेट हमने ये लिख दिया, ठीक। अब लगे हाथ, एक क्या समझ लेते बेटा, छोटा सा एग्जाम्पल, जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो आइए समझ लेते हैं क्या है कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल छोटा सा समझ लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं कि मान लीजिए मैट्रिक्स C इज इक्वल टू 1 3 4 7 8 9। इसका ऑर्डर कुछ भी मान लीजिए, जैसे कुछ भी क्या मान लें, रो कितना है 2, कॉलम कितने हैं 3, ये हमने लिख दिया मैट्रिक्स। मैं आपसे पूछूं कि बताइए इसमें A13 वाला एलिमेंट कौन सा है, तो आप आंसर क्या देंगे, तो कहेंगे अच्छा A13 यानी कि पहला किसको दिखाता है, रो को। तो पहली रो का हमें देखना है, क्या देखना है बेटा, मुझे पहली रो का देखना है। तो पहली रो का देखना है कौन सा एलिमेंट, तो पहली रो का देखना है। तो रो तो आपकी पहली ये है, लेकिन कॉलम कौन सा है, तीसरा। तो पहली रो का तीसरा कॉलम आप देख रहे हैं कौन सा, पहला दूसरा तीसरा कॉलम ये है।
यानी कि पहली रो का तीसरा एलिमेंट कौन सा है? 4। पहली रो का तीसरा एलिमेंट कौन सा है? 4 है। तो आप यहां पे क्या लिख देंगे बेटा? आंसर क्या आ जाएगा? 4। कहेंगे वाह गुरुजी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा समझाया आपने। तो जरा से बता दीजिए, अब हम आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, पूछिए, क्या पूछेंगे? कहें सर जरा बताइए कि A21 की वैल्यू बताइए क्या है। मैंने कहा ठीक है, बताते हैं A21 की वैल्यू क्या है। यानी कि सिंपल सी बात है, यानी कि क्या देखना है? दूसरी रो देखनी है। कौन सी रो देखनी है बेटा? दूसरी रो आपको देखनी है। तो दूसरी रो कौन सी है? ये है। दूसरी रो का क्या? पहला कॉलम। तो पहला कॉलम आपका ये है। तो दूसरी रो का पहला कॉलम कौन सा है? A7, मतलब ये 7 है। तो आप आंसर क्या लिखेंगे बेटा? 7 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 7 लिखेंगे। बात समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके से आपका कुछ भी एलिमेंट पूछे तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से आंसर दे सकते हैं, अगर आपको ये बात अगर अच्छे से समझ में आ गई हो तो। बात समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? क्वेश्चंस को समझते हुए चलते हैं। आपने ऑर्डर समझ लिया, एलिमेंट निकालना सीख लिया, बात समझ गए, तो आपकी जो पहली एक्सरसाइज है ना 3.1, उसको आप बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में संपन्न करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अच्छे से कॉन्सेप्ट को पढ़ लीजिए, प्रॉपर तरीके से नोट्स बना लीजिए अपनी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तो वहां पे हम एक्सरसाइज 2.1 को बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक थैंक यू सो मच बच्चों, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।